classes. हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली बात हो गई कि पीरियोडिक टेबल क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट की दिशा में क्या क्या एफर्ट हुए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। 19वीं सेंचुरी के शुरुआती सालों तक करीब 30 ही एलिमेंट नोन थे, लेकिन फिर भी जैसा कि हमने देखा कि कार्बन जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के हेल्प से दुनिया भर के बहुत सारे कंपाउंड बनाता है तो और उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट रहती है, तो साइंटिस्ट के सामने जैसे जैसे नए नए एलिमेंट, उनसे बने कंपाउंड, उनकी प्रॉपर्टी सामने आती गई तो उनका डिस्कशन डिफ़िकल्ट होता गया। साइंटिस्टों ने सोचा कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि एलिमेंट किसी रेगुलर इंटरवल में उनकी प्रॉपर्टी में कोई सिमिलरिटी है, वेरिएशन का कोई ट्रेंड है कि नहीं है। इस दिशा में प्रयास होने लगे। इस दिशा में सबसे पहला प्रयास किया डुबरीनर ने 1817 ईयर में, 1817 में सबसे पहला प्रयास हुआ डुबरीनर का। डुबरीनर ने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग आर्डर में, यानी कि एटॉमिक नंबर कहना सॉरी, इसकी बेसिस जो है एटॉमिक मास है। सो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आर्डर में कुछ एलिमेंट को अरेंज किया उस समय तक जो नोन थे, और उनको तीन तीन सेट में, तीन तीन एलिमेंट का एक एक सेट बनाया। इन सेट को नाम दिया ट्रायड। इस ट्रायड में खास बात क्या थी कि मिडल एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पहले और तीसरे एलिमेंट की एवरेज थी, और प्रॉपर्टी नहीं, उसका एटॉमिक मास भी उसका एवरेज ही था। लेकिन इन्होंने सेट ऑफ तीन एलिमेंट बनाए और केवल ये तीन ही ट्रायड बना पाए, और इसका मतलब कि 9 एलिमेंट तक इनका काम सिमट के रह गया। पहला ट्रायड था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। दूसरा ट्रायड था कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम का। और तीसरा ट्रायड था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। यानी उस समय तक एक तो एलिमेंट की संख्या कम थी, और इन्होंने जो ट्रायड बनाया वो ट्रायड भी जो है सारे एलिमेंट को ही ट्रायड के फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाए। फिर भी ये पहला एफर्ट था जो 1817 में आया, और यहीं से एलिमेंट को और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने का प्रयास शुरू हो गया। ये प्रयास 1862 में डी चांगकार्टाइस ने किया, और इन्होंने एक हेलिकल मॉडल बनाया। एक हेलिक्स के ऊपर एक स्ट्रिंग यानी धागे को गांठ लगा के लपेटा एक खास एंगल से, और कहा कि एक एक नॉट्स जो हैं एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इनके मॉडल की भी बेसिस जो थी, अगेन यहाँ भी बेसिस जो है एटॉमिक मास ही है। तो कहा एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आर्डर में हम अगर इस हेलिक्स के चारों ओर हम इस स्ट्रिंग को लपेटते जाते हैं तो एक सीध में जितनी नॉट्स आती हैं और उसके करिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। लेकिन ये मॉडल बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सारे इसके ड्रॉबैक थे। जिस सिलेंडर के चारों ओर स्ट्रिंग लपेटी गई उसका रेडियस क्या होगा, क्यों यही रेडियस होगा, स्ट्रिंग किस एंगल से लपेटी जाएगी, क्यों यही पर्टिकुलर एंगल होगा, और दो सक्सेसिव नॉट्स के बीच क्या डिस्टेंस होगा, इन सब बातों को ये जस्टिफाई नहीं कर पाए। यानी कि इनका एफर्ट जो था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था।
उसके बाद 1863-64 ईयर में तीसरा एफर्ट किया न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने भी, इनकी भी बेसिस क्या थी, तो यहाँ भी अभी भी बेसिस जो है, अभी तक सबकी बेसिस एटॉमिक मास ही है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आर्डर में इन्होंने लिथियम से लेके कैल्शियम तक के एलिमेंट को अरेंज किया। लिथियम से लेके कहाँ से, लिथियम से कहाँ तक, कैल्शियम तक के एलिमेंट को अरेंज किया। यानी इन्होंने टोटल 16 एलिमेंट पर अपना एफर्ट लगाया। और कहा कि जैसे म्यूजिकल नोट में 7 सुर होते हैं और जिस सुर से हम नोट लगाना शुरू करते हैं 8वां सुर सेम वही रिपीट होता है। तो कहा अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आर्डर में लिथियम से लेके कैल्शियम तक के एलिमेंट को अरेंज किया जाए तो हर 8वां एलिमेंट अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में अपने रिस्पेक्टिव पहले मेंबर से समानता रखेगा। तो ये जो है एफर्ट जो हुआ वो केवल 16 एलिमेंट तक जाके रह गया। इसके बाद अगला एफर्ट हुआ लोथर मेयर का। लोथर मेयर ने कर्व बनाया और इनकी बेसिस थी एटॉमिक वॉल्यूम। तो एटॉमिक वॉल्यूम को बेसिस बनाते हुए लोथर मेयर ने कर्व बनाया। उन्होंने बहुत अब तक के सारे एफर्ट में सबसे वैलिड एफर्ट इन्हीं का था। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में एक कर्व ड्रा किया और कहा कि अगर एलिमेंट को एटॉमिक वॉल्यूम के आर्डर में अरेंज किया जाए तो कर्व में सिमिलर टाइप के एलिमेंट सिमिलर लोकेशन पे जाएंगे और इनके कर्व में टॉप जगह पे कौन था, तो अल्कली मेटल मौजूद थे। ठीक है, ये कर्व हमारा, ये एफर्ट पॉपुलर होता इसके पहले ही जो है, अभी ये पॉपुलरिटी पाया नहीं पाया, लेकिन 1869 ईयर में मेंडलीफ का पीरियाडिक टेबल आ गया। मेंडलीफ का पीरियाडिक टेबल भी एटॉमिक मास के ऊपर ही बेस था और एटॉमिक मास पे बेस होने के साथ साथ इस एफर्ट की खास बात क्या थी, उस समय तक नॉन एलिमेंट थे, कुल नॉन एलिमेंट थे, टोटल नॉन एलिमेंट उस समय तक, टोटल नॉन एलिमेंट थे उस समय तक केवल कितने, 63। तो 63 एलिमेंट को सभी को आर अरेंज्ड, यहां तक सभी एलिमेंट अरेंज हो गए। कहाँ, इनके पीरियाडिक टेबल में। इन्होंने एक टेबल बनाई, इसकी भी बेसिस थी एटॉमिक मास, और इन्होंने कहा कि एक लॉ दिया, कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या है वो, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उनके एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि एटॉमिक मास के रेगुलर इंटरवल में वो रिपीट हो रही है। इन्होंने एक टेबल बनाया, इस टेबल में हॉरिजेंटल कॉलम थे। इन हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को नाम दिया पीरियड, और यहाँ पे इनके पास वर्टिकल भी था और वर्टिकल को नाम दिया इन्होंने ग्रुप। यहाँ इनके पीरियाडिक टेबल में पीरियड की संख्या थी 6 और ग्रुप की संख्या थी कुल कितनी, 8। यानी कि इनका पीरियाडिक टेबल 6 हॉरिजेंटल लाइन में और 8 वर्टिकल लाइन में अरेंज था। यानी कि आप यूं समझ लो कि ये है ग्रुप और ये है पीरियड। यानी एक पर्टिकुलर एलिमेंट
किसी पर्टिकुलर पीरियड और किसी पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर था। कुल पीरियड की संख्या थी 6 और कुल ग्रुप की संख्या थी 8। और इस तरह से इन्होंने नंबर ऑफ पीरियड को ध्यान में रखते हुए 1 2 3 4 5 6 कितने एलिमेंट अरेंज किए, तो हर पीरियड में कितने कितने एलिमेंट मौजूद थे। तो फर्स्ट पीरियड में केवल 1 था, दूसरे और तीसरे में 7 एलिमेंट थे, चौथे और पांचवें पीरियड में 17 एलिमेंट रखा और छठे में 14 रखा। तो इस तरह से कुल 63 एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया और 63 एलिमेंट उस समय तक नोन थे। तो ये पहला सक्सेसफुल एफर्ट था एटॉमिक मास को बेसिस बनाते हुए, और उस समय तक के नोन सभी एलिमेंट को इन्होंने एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ सभी नोन एलिमेंट को इन्होंने एक्सप्लेन तो किया ही, इन्होंने किसका किसका इंफॉर्मेशन दिया, तो वैलेंसी का भी इंफॉर्मेशन दिया। एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में जानकारी दी। अच्छा, वैलेंसी जब नोन हो गई तो इन्होंने एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास के बारे में भी जानकारी दी, जो कि जैसा कि हम जानते हैं ये मोलर मास बाई वैलेंसी के बराबर होती है। तो वैलेंसी की जानकारी के साथ साथ इन्होंने एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास को भी बताया। सारे एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया, सारे एलिमेंट को बताया भी, एलिमेंट की वैलेंसी बताया और एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास को बताया। और एलिमेंट की जो वैलेंसी थी वो 2 रिस्पेक्ट में बताया। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट जो है इन्होंने बताया किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑक्सीजन एटम के रिस्पेक्ट में और हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में। ऑक्सीजन एटम के रिस्पेक्ट में वैलेंसी ग्रुप नंबर के ही बराबर थी, लेकिन हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में वैलेंसी ग्रुप नंबर 4 तक तो ग्रुप नंबर के बराबर थी, लेकिन 4 से जब ग्रुप नंबर की वैल्यू बढ़ी तो 8 माइनस ग्रुप नंबर के बराबर वैलेंसी थी। और इस तरह से इन्होंने इन सब चीज़ों का ज्ञान दिया। मेंडलीफ के पीरियाडिक टेबल से क्या क्या पता चल गया, तो उस समय तक सभी नॉन एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया, एलिमेंट की वैलेंसी का ज्ञान दिया, वैलेंसी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिलेट किया, यानी वैलेंसी का ग्रुप नंबर से रिलेशन इस्टेब्लिश किया। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी और ग्रुप नंबर एलिमेंट की सेम थी, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नंबर 4 तक वैलेंसी और ग्रुप नंबर सेम था, लेकिन जब ग्रुप नंबर की संख्या 4 के ऊपर बढ़ी, 5 6 7 8 बढ़ी तक हुई, तो 8 माइनस ग्रुप नंबर के बराबर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी हुई। इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया और साथ ही साथ इनके मेन क्या एडवांटेज हुए। तो पहला, तो जैसा हमने देखा कि सभी एलिमेंट को अरेंज किया, वैलेंसी बताया, इक्विवेलेंट मास बताया, तो और क्या बताया, वैलेंसी बताया, इक्विवेलेंट मास बताया, सबको अरेंज कर लिया। इनका जो मेन एफर्ट था, इन्होंने 3 अननोन एलिमेंट के बारे में भी प्रेडिक्शन किया कि ये एलिमेंट भी होंगे, इन प्रॉपर्टी का ये एलिमेंट होगा। और ये 3 एलिमेंट का प्रेडिक्शन किया, प्रेडिक्शन ऑफ 3 एलिमेंट। और ये जो 3 एलिमेंट हैं, कहाँ एक एलिमेंट बोरान के नीचे जूम किया जाएगा, जिसका नाम ए का बोरान होगा। एक एलिमेंट हमको एल्युमिनियम के नीचे मिलेगा, जिसको हम कहेंगे ए का एल्युमिनियम। और एक सिलिकॉन के नीचे मिलेगा, तो इन्होंने ए का प्रीफिक्स लगाया और नाम दिया ए का सिलिकॉन। आगे चल के ये एलिमेंट खोजे गए, इसका नाम स्कैंडियम हुआ, इसका नाम गैलियम हुआ, और ये जो ई का सिलिकॉन था वो जर्मेनियम के रूप में हमको मिला। तो हम कह सकते हैं स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के डिस्कवरी के लिए भी इन्होंने प्रेडिक्शन किया।
और स्कैंडियम का नाम एका बोरान रखा, गैलियम का नाम एका एल्यूमिनियम रखा, और तब तक के लिए, जब तक डिस्कवरी नहीं हुई तब तक के लिए जर्मेनियम का नाम एका सिलिकॉन रखा। तो इस तरीके से मेंडलीफ का पीरियाडिक टेबल आया। इस पीरियाडिक टेबल के अपने भी लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशन है? तो हाइड्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है, उसको ग्रुप नंबर 1 में अल्कली मेटल के साथ रखा गया, और ठीक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाए कि ये नॉन मेटल प्रबल मेटल के साथ क्यों रखा गया है। दूसरा, इन्होंने नोबल गैसों को अपने पीरियाडिक टेबल में कोई स्थान नहीं दिया। लोगों ने कहा भाई क्यों स्थान नहीं दिया? तो इनके फॉलोअर्स ने कहा कि इनकी तो डिस्कवरी हुई ही नहीं है, इसलिए डिस्कवरी तब तक नहीं हुई थी, इसलिए नहीं स्थान दिया। तो अगेन लोगों ने कहा कि भाई ये 3 एलिमेंट की भी तो डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इनका प्रेडिक्शन क्यों किया? नहीं करते। और अगर इनका प्रेडिक्शन कर सकते थे तो नोबल गैसों का भी प्रेडिक्शन कर सकते थे। तो इसका मतलब नोबल गैसों का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। आइसोटोप्स के पर्टिकुलर पोजीशन को भी नहीं बताया कि आइसोटोप रहेंगे कहाँ, यानी इनके पीरियाडिक टेबल में आइसोटोप की कोई जगह नहीं दी गई। आइसोटोप क्या है? तो सेम एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है जिसका मास डिफरेंट होता है, और चूंकि इनकी बेसिस एटॉमिक मास है तो डिफरेंट मास है तो डिफरेंट प्लेस होना चाहिए। तो आइसोटोप के लिए कोई सेपरेट प्लेस नहीं थी, ये भी इनका लिमिटेशन था। फिर 3 जगहों पे इन्होंने भारी एलिमेंट को पहले रखा और हल्के एलिमेंट को बाद में रखा, जबकि पूरे पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज किया गया। पर 3 प्लेस ऐसे थे जहाँ पे अगले वाले एलिमेंट से जो पहला एलिमेंट मौजूद था वो भारी था। तो लोगों ने कहा यहाँ पे 3 जगहों पे भारी को पहले और हल्के को बाद में क्यों रखा है? तो इसको भी वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। और ये 3 जगहें थी कौन कौन? वेनेडियम और क्रोमियम, कोबाल्ट और निकिल, और टेलुरियम और आयोडीन। यहाँ पे वेनेडियम का मास क्रोमियम से ज़्यादा था, कोबाल्ट का मास निकिल से ज़्यादा था, टेलुरियम का मास आयोडीन से ज़्यादा था। लेकिन इन पहले वाले को पहले रखा गया, बाद वालों का मास पहले वालों से कम होने के बाद भी बाद वाले को बाद में रखा गया। तो इन 3 जगहों पे इन्होंने इनको जस्टिफाई नहीं किया कि भाई भारी वाला पहले क्यों है, हल्का वाला बाद में क्यों है। तो ये मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल के शॉर्टकमिंग्स हैं। मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल के शॉर्टकमिंग से ही हमारा मॉडर्न पीरियाडिक टेबल शुरू हुआ, और हमारा ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कहलाता है लॉन्ग फार्मा पीरियाडिक टेबल। और ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल या लॉन्ग फार्मा पीरियाडिक टेबल मोजले के एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट पे डेवलप हुआ। यानी पहली बार एक पीरियाडिक टेबल आया जिसको हम मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल कहते हैं। और इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल में जो सबसे पहले बात हुई वो थी इसकी बेसिस। पहली बार बेसिस जो है चेंज कर दी गई, और पहली बार बेसिस एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर हुई, और एटॉमिक नंबर जिसका सिंबल है Z। तो पीरियोडिक लॉ भी आया कि सेम उसी तरह से कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic number। तो ये जो है ये अब एटॉमिक नंबर बेसिस हो गए। एटॉमिक नंबर जिसकी डिस्कवरी मोजले ने दी, एटॉमिक नंबर मोजले ने दी। मोजले के एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होने के बाद भी ये पीरियाडिक टेबल डेवलप किया गया
मोजले द्वारा नहीं बल्कि नील्स बोहर द्वारा। नील्स बोहर ने 1919 में ये पीरियाडिक टेबल ड्रॉ किया और इसीलिए इसको बोहर पीरियाडिक टेबल भी कहते हैं। और ये पीरियाडिक टेबल को हम टेबुलर फॉर्म ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल भी कहते हैं। यहां पे इस पीरियाडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ पीरियड जो हैं वो 6 के बजाय 7 हैं और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो 8 के बजाय 18 है। तो एलिमेंट को 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स में अरेंज किया गया उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में। अब एटॉमिक नंबर एक होल नंबर है, सक्सेसिवली 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इंक्रीज होती है। तो एटॉमिक नंबर को याद करने का, एलिमेंट को याद करने का जो सीक्वेंस है वो आसान हो गया, क्योंकि एटॉमिक मास जब मेंडलीफ में बेसिस थी तो एटॉमिक मास होल नंबर में थी ही नहीं, और दो रिस्पेक्टिव मेंबर के बीच एटॉमिक मास में कितने का वेरिएशन होगा तो इसके बारे में भी कोई डेफिनेट सेट पैटर्न नहीं था। तो पीरियाडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को बेसिस मानते ही ये सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल या मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है और यहाँ पे 7 पीरियड हैं, 8 ग्रुप हैं और हमने इसको कहा टेबुलर फॉर्म ऑफ अब्बा प्रिंसिपल। तो अब्बा प्रिंसिपल के हेल्प से हम लोग एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटलों में। और हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेन ऑर्बिटल हैं 4, sp df। तो 4 प्रकार के ऑर्बिटल हैं और अगर हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट का लिख रहे हैं तो अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में भर सकता है, या तो p में, या तो d में, या तो फिर f में। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पे इस पीरियाडिक टेबल में 4 ब्लॉक भी बनाए गए। 4 ब्लॉक कौन से थे? तो अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में भरा तो s ब्लॉक एलिमेंट कहा गया, p में भरा तो p ब्लॉक एलिमेंट कहा गया, d में भरा तो d ब्लॉक और f में भरा तो f ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया। इसका मतलब इस पीरियाडिक टेबल में 7 पीरियड हैं, 18 ग्रुप्स हैं और 4 ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक्स में एलिमेंट को रखा गया। ठीक है। फिर आगे चल के देखा गया कि जब एटॉमिक नंबर की वैल्यू अधिक होने लगी तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कम होने लगी और उनको हमने आर्टिफिशियल टेक्निक से बनाया, यानी वो एलिमेंट नेचुरली अकरिंग रहे नहीं। अब नेचुरली अकरिंग नहीं रहे, आर्टिफिशियल टेक्निक से बनाया तो सेम ईयर में कई देशों में, अलग अलग देशों में सेम एलिमेंट की डिस्कवरी हुई। तो यहाँ पे एक फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि भाई किसके नाम को ऑथेंटिक माने, किसकी डिस्कवरी को ज़्यादा ऑथेंटिक माने। तो इसके लिए, इस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए IUPAC ने एक फार्मूला दिया कि जब तक ये चीज़ें हमको डिराइव और डिसाइड नहीं हो पाती हैं कि किसने दिया, तब तक हम एलिमेंट के 3 लेटर सिंबल को यूज करेंगे। और ये IUPAC नेमिंग या सिंबल एटॉमिक नंबर कब, जब एटॉमिक नंबर की वैल्यू 100 या 100 से ज़्यादा हुई, जो कि एलिमेंट रेडियो एक्टिव थे, आर्टिफिशियल टेक्निक से खोजे गए, तो कहा गया इनका सिंबल और इनका नाम हम किस आधार पे देंगे। तो इसके लिए ये किनके लिए था ये सिस्टम? ऐसे सभी एलिमेंट के लिए जो सिंथेटिक थे, नेचुरली अकरिंग नहीं थे, मैनमेड थे, लोगों ने ढूंढा था और इनका एटॉमिक नंबर की वैल्यू कम से कम 100 या 100 से ज़्यादा थी। तो कहा अगर एटॉमिक नंबर 3 डिजिट का है, 3 डिजिट में 3 डिजिट एटॉमिक नंबर है, तो अगर 3 डिजिट एटॉमिक नंबर है तो हर डिजिट को तो एटॉमिक नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ही मिलके बनेगा। और इसका जो है इन नंबरों का नाम दे दें। तो 0 के लिए नील कहा, 1 के लिए अन कहा, 2 के लिए बाई या डाई कहा, 3 के लिए ट्राई कहा, 4 के लिए क्वेड कहा, 5 के लिए पेंट नाम दिया गया,
6 के लिए हेक्स नाम दिया गया, 7 के लिए सेप्ट नाम दिया गया, 8 के लिए ऑक्ट नाम दिया गया और 9 के लिए एन नाम दिया गया। और इस तरह से इनके लिए सिंबल भी दिया गया। तो सिंबल था नील के लिए एन, यू, बी या डी, ट्राई के लिए टी, क्वेड के लिए क्यू, पी, एच, एस, ओ और ई। और जब कहा कि जब हम एटॉमिक नंबर के हेल्प से इन नए एलिमेंट का नाम लिखेंगे तो कहेंगे कि 3 लेटर सिंबल जब होगा तो 3 लेटर सिंबल को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होगा और रेस्ट जो है 2 स्मॉल होंगे। और फिर जब हम इनकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में सफिक्स ऐड कर देंगे IUM। जैसे कि मान लो अगर एग्जांपल ले लें, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 107, तो अगर हम कहें इसका सिंबल क्या होगा तो ये 1 के लिए U जो कि कैपिटल लिखा जाएगा। अब ये 0 है तो 0 के लिए N स्मॉल लिखा जाएगा और 7 के लिए S स्मॉल लिखा जाएगा। तो एलिमेंट है 107 एटॉमिक नंबर का, तो इसका सिंबल ऐसे होगा और नाम क्या होगा अन, निल और सेप्ट लिख देंगे तो उसके बाद IUM लगा देंगे तो नाम हो जाएगा अन निल सेप्टियम। तो स्टूडेंट इस IUPAC नेमिंग पर भी, इस 3 लेटर सिंबल पर भी, इस नेमिंग पर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, रिसेंट ईयर्स में भी आए हुए हैं। तो ये IUPAC ने ये मेथड अडॉप्ट किया और इस मेथड को अडॉप्ट करने के साथ साथ हमने देखा कि इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का नाम दे सकते हैं, उसका सिंबल लिख सकते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि इस पीरियाडिक टेबल में जो कि आब्बा प्रिंसिपल का टेबुलर फॉर्म है, 4 ब्लॉक में एलिमेंट को डिवाइड किया गया, S, P, D और F ब्लॉक। तो आगे से अब हम लोग ये चर्चा करेंगे इन पर्टिकुलर ब्लॉक्स के एलिमेंट की प्रॉपर्टी को।